हाय गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं माई माफिया लवर का आज का एपिसोड। तो जहां हमने स्टोरी एंड की थी वहीं से चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो हमारी राधिका होती है, आर्या ने उन किसी से इंट्रोड्यूस करवाया था। वो थी कुछ एनजीओ की औरतें और उनसे हमारी आर्या ने प्रॉमिस किया था कि वो अगले दिन राधिका को लेकर एनजीओ जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। राधिका हर रोज़ की तरह सुबह सुबह उठकर मंदिर में आरती करती है और किचन में ब्रेकफास्ट रेडी करती है। आज राधिका बच्चों और बाकी लोगों से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। आर्या बाहर गार्डन में वर्कआउट कर रही थी। वर्कआउट करने के बाद हॉल में बैठ जाती है। उसी वक्त राधिका भी किचन से चाय लेकर आती है। वो चाय को टेबल पर रखकर खुद भी सोफे पर बैठ जाती है। आर्या चाय का कप उठाते हुए बोली, मुझे थोड़ा काम है जो मैं जल्दी ही ख़त्म करके आ जाऊंगी। तब तक तुम एनजीओ जाने के लिए रेडी हो जाना, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी निकलना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम सबके लिए कुछ गिफ्ट्स ले लो और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। बाकी तुम्हें आज ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा दिन एनजीओ में ही बीतेगा। राधिका चाय पीते हुए बोली, ठीक है, मैं रेडी हो जाऊंगी। कुछ देर बाद आर्या वापस अपने रूम में जाकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है। तब तक राधिका नाश्ता और भी तैयार कर देती है और वो दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। आर्या ऑफिस के लिए निकल जाती है। राधिका भी अपने रूम में जाती है। चलो, तब तक मैं यही डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मैं क्या पहनूँ। राधिका कबर्ड से एक साड़ी देख रही थी, तभी उसकी नज़र एक स्काई ब्लू कलर की साड़ी पर पड़ती है, जो देखने में सिंपल और खूबसूरत थी। राधिका उसे निकालते हुए बोली, हाँ, ये साड़ी सही रहेगी। वैसे भी ये कलर मुझे काफ़ी पसंद है। वो दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, पर जब वो वहाँ आएंगे तब मैं क्या करूँ। अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ और आज मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। चलो, एक काम करती हूँ, मैं ईशा से बात करती हूँ। इतना कहकर वो बालकनी में जाकर ईशा को कॉल कर देती है। ईशा कुछ देर के बाद कॉल उठाकर अपनी एक्साइटेड आवाज़ में बोली, हेलो, सुबह सुबह कौन? तभी राधिका हंसते हुए बोली, तुम कभी सुबह जल्दी उठ भी सकती हो, या बचपन से ही लेकर आज तक हमेशा से तुम लेट ही उठती आई हो? सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन तुम अभी तक सो रही हो। ये सुनते ही ईशा समझ गई कि ये राधिका की ही कॉल है। वो अपने बेड पर उठकर बैठते हुए बोली, हाँ, मुझे सुबह सुबह तुम्हारे अलावा कोई और कॉल कर भी नहीं सकता, और अब मुझे तो तेरी ये सुबह जल्दी कॉल करने की आदत हो गई है। अगर ये कॉल नहीं आती तो मैं उठ भी नहीं पाती। अच्छा बता, तूने सुबह सुबह कॉल क्यों किया? सब ठीक है ना? राधिका कहती है, हाँ, सब ठीक है, बस मैं फ्री थी तो सोचा तुझसे बात कर लूँ। वैसे तुझे एक एक्साइटेड बात बताऊँ? आज मैं एनजीओ जा रही हूँ बच्चों और बहुत सारे लोगों से मिलने के लिए। ईशा ये सुनकर सोते सोते बोली, एनजीओ? लेकिन किसके साथ, और अचानक क्या हुआ जो तू एनजीओ जाने लगी? राधिका चेयर पर बैठती हुई बोली, मैं आर्या के साथ उनके ही एनजीओ में जा रही हूँ। वहाँ सब मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं आज वहाँ जा रही हूँ और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। तुझे तो पता ही है मुझे वहाँ जाना कितना अच्छा लगता है, और फाइनली आज मैं पहली बार वहाँ जाऊँगी। ये सुनकर हमारी ईशा शरारती अंदाज में बोली, ओह, तो सुबह सुबह मैंने ये क्या सुन लिया कि मेरी जान राधिका आज पहली बार एनजीओ जा रही है, वो भी अपने पार्टनर के साथ। क्या बात है, लगता है कुछ खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच। राधिका फिर मुंह बनाते हुए बोली, इससे अच्छा तो तू सो ही जा, तुझसे बात करना ही बेकार है, पागल कहीं की। इतना कहकर राधिका कॉल कट कर देती है और वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए गार्डन में जाकर बैठ जाती है। तभी छत पर घूमती हुई और उसी तरह एक लगभग 11 बज चुके थे। वो रेडी होने के लिए वापस अपने रूम में चली जाती है और कुछ देर बाद वो पूरी तरह रेडी थी, लेकिन आर्या अभी तक नहीं आई थी। कह के तो गई थी कि जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। वो बालकनी में बैठकर बुक पढ़ने लगी। तभी उसे आर्या की गाड़ी की आवाज़ आती है, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आर्या सीधा अपने रूम में जाती है और उसकी नज़र राधिका पर पड़ी, जिसने एक स्काई ब्लू कलर की सिंपल साड़ी पहनी हुई थी।
उसके हाथों में सिल्वर चूड़ियाँ और माथे पर बिंदी, उसके होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, बाल थोड़े बिखरे हुए और थोड़ी छोटी चोटी उसने अपनी बांध रखी थी और मांग में सिंदूर जो उसने हल्का सा छुपाया हुआ था। राधिका को देखकर आर्या एकदम कुछ देर के लिए दरवाजे पर ही रुक गई। वो उसके पास जाते हुए बोली, चले। राधिका से इशारे में हाँ कर दिया और वो दोनों एनजीओ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन एनजीओ जाने से पहले राधिका आर्या के साथ वहाँ के बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद लेती है। कुछ देर के ड्राइव के बाद वो दोनों एनजीओ पहुँच जाते हैं। राधिका गाड़ी से उतरते हुए जैसे ही एनजीओ को देखती है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। एनजीओ काफ़ी खूबसूरत था और जैसा बिल्कुल उसने इमेजिन किया था वो वैसा ही था। राधिका एनजीओ को देख रही थी, तब भी आर्या उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलें। राधिका आर्या की तरफ स्माइल करते हुए देख रही थी। सब हमारा ही वेट कर रहे हैं। राधिका ने जैसे ही आर्या का हाथ अपने हाथ में फील किया उसकी धड़कनें तेज़ हो गई। वो कभी अपने हाथ को देखती और कभी आर्या की तरफ। ये देखकर आर्या उसे देखते हुए बोली, हम दोनों अभी पार्टनर हैं तो इस तरह से मुझे मत देखो। सब हमसे यहाँ मिलने आ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा वहाँ इस तरह से एक्ट करना ही पड़ेगा ताकि सब लोगों को लगे कि हम दोनों एक रिश्ते में बहुत खुश हैं। बाकी हम दोनों को तो पता ही है। राधिका कुछ नहीं कह पाती। वो चुपचाप आर्या के साथ अंदर चली जाती है। वो दोनों जैसे ही अंदर पहुँचे तो उनको पता चला और उनका अच्छे से वेलकम किया गया। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे। वहाँ के सब लोग राधिका और आर्या को ग्रेट करते हैं और वो दोनों भी। आर्या राधिका के पास आते हुए बोली, तुम एंजॉय करो, मैं यहीं ऑफिस में हूँ। और इतना कहकर वो केशव के साथ एनजीओ के ऑफिस में चली जाती है। आज का मौसम काफ़ी अच्छा था क्योंकि आज धूप निकली नहीं थी बल्कि आसमान में बादल घिरे हुए थे। साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही थी जिससे मौसम बिल्कुल सुहाना, और कोई भी ये देखकर बता सकता था कि आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली थी। राधिका वहाँ के स्टाफ से बोली, बाहर मौसम काफ़ी अच्छा है तो मैं सबको बाहर गार्डन में ले जा रही हूँ, हम सब वहीं बैठकर एंजॉय करेंगे। राधिका के कहने पर बॉडीगार्ड्स सब लोगों को वहाँ अपनी एक बहुत ही प्यारी जगह पर ले गए जो कि एक गार्डन था जहाँ राधिका सबके साथ बैठी हुई थी। वो उन सब के साथ बातें किए जा रही थी और सब उसके साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे, बच्चे और बड़े लोग भी। राधिका उन सबको देखते हुए बोली, तो अब आप लोग क्या गिफ्ट लेंगे? अपने गिफ्ट के लिए रेडी हैं? और सब बच्चे एक्साइटेड से चिल्लाते हुए बोले, ये गिफ्ट मिलेंगे क्या हमें? राधिका उनके पास खड़े बॉडीगार्ड्स को गिफ्ट लाने का इशारा करती है। वो सब उसका इशारा पाते ही तुरंत गिफ्ट्स ले आते हैं और राधिका खुद सबको एक एक करके गिफ्ट देती है, जिससे राधिका और बाकी सब बहुत ही खुश थे। जल्दी जल्दी अपने अपने गिफ्ट्स खोल के देखते हैं और सबको अपने गिफ्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तभी वहाँ बैठी एक छोटी सी बच्ची बोली, दीदी आप हमें कोई गाना सुनाओ ना प्लीज़। मैं जानती हूँ कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी और साथ में कहानी भी प्लीज़। तभी पीछे एक बूढ़े काका बोले, हाँ बिटिया सब सही कह रहे हैं, तुम हम सबको अब एक कहानी सुनाओ, एक अच्छा सा गाना। सब बच्चे ऐसे ज़िद करने लगे कि राधिका उन सबको मना नहीं कर पाई और उन दोनों को सबको हंसते हुए देखकर बोली, ठीक है मैं सुनाती हूँ। तो सबसे पहले हम कहानी सुनते हैं, उसके बाद मैं आप सबको एक गाना सुनाऊंगी। इतना कहकर राधिका सबको कहानी सुनाने लगती है जिसे वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वो सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ खड़ी एक लेडी स्टाफ दूसरी से बोली, देखो मैम ने सबका दिल कितनी जल्दी जीत लिया और सब लोग उनके साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं। तभी दूसरी लेडी मुस्कुराते हुए बोली, बात तो तुम सही कह रही हो, तो कुछ तो बात है इनमें, और होगी भी क्यों ना, आखिर जब आर्या रघुवंशी की वाइफ जो है तो इनमें कुछ ना कुछ तो खासियत होगी ही। वैसे ही इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, शायद इसलिए अब हमारी मैम कभी शादी नहीं कर रही थी और अब जाकर उनकी शादी हुई क्योंकि उन्होंने एक अच्छी पार्टनर जो चूज़ की। राधिका कहानी ख़त्म करके उन सबको गाना सुनाने लगती है और वो सबके साथ गाना गा रही थी। इधर वायलिन भी बजा रहे थे लोग।
सबके साथ गाना गा रही थी हमारी राधिका। इधर आर्या जो ऑफिस में बैठी हुई चेक कर रही थी कि सब क्या कर रहे हैं और एनजीओ में अब सब कुछ सही तो चल रहा है या नहीं। और वो वहाँ खड़े सब स्टाफ से पूछ रही थी। वहाँ का पूरा स्टाफ डरा हुआ था। आर्या फाइल को चेक करते हुए बोली, क्या बात है, इस बार आप सब ने अच्छा काम किया और इस बार तो आप लोगों ने कोई गलती भी नहीं की, गुड जॉब। लेकिन मुझे आगे भी इसी तरह की कोई भी गलती नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बच्चों में ना आए और ज़रूरत से लेकर उनके सारी सिक्योरिटी से और बाकी सब फाइनेंशियल चीज़ों में मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए। और अगर कोई भी लापरवाही होती है तो मेरी आप सबसे लास्ट वार्निंग है कि मैं तुरंत ही जॉब से निकाल दूँगी। तो बेहतर होगा कि आप सब बात ध्यान से सुने और मुझे टाइम टू टाइम रिपोर्ट चाहिए। वहाँ सब सिर झुकाए हुए खड़े हुए थे और वो सब भी साथ में बोले, जी मैम, कोई गलती नहीं होगी। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी आर्या की नज़र बाहर राधिका पर पड़ती है, जो कि बच्चों के साथ गाना गा रही थी। वो ऑफिस की खिड़की के पास खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसे इस तरह से देखना जाने आर्या को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी और वो राधिका में खोती जा रही थी। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे राधिका सब बच्चों और बाकी लोगों को तुरंत अंदर भेज देती है, लेकिन वो खुद अंदर नहीं जाती। वो अपने दोनों हाथों को हवा में खोल कर बारिश में भीगी जा रही थी और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। ये देखकर आर्या तुरंत ऑफिस से बाहर जाती है और वो राधिका के पास जाने ही वाली थी, लेकिन उसके पैर कुछ ही दूरी पर रुक जाते हैं। राधिका बारिश में बेफिक्र होकर डांस किए जा रही थी। उसकी साड़ी उसके बदन पर सिमट चुकी थी। आर्या ने राधिका को आज पहली बार खुलकर मुस्कुराते हुए देखा था और पहली बार उसने उसको इतना खुश देखा था। आर्या के अंदर एक अजीब सा अलग सा एहसास था जो आर्या महसूस कर रही थी। उसकी नज़र राधिका से एक पल के लिए नहीं हट रही थी और राधिका बिना आर्या को देखे बस खुद में मग्न बारिश में डांस किए जा रही थी। आर्या खुद से बोली, मुझे ये राधिका को देखते ही एक अजीब एहसास क्यों होने लगता है? आखिर क्यों अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ? क्यों मैं उसकी तरफ खींची जा रही हूँ? आखिर क्या है ये? आर्या जो भी अभी तक आराम से राधिका को देख रही थी, वो अपने कदम राधिका की तरफ बढ़ा देती है। राधिका घूमते हुए तुरंत आर्या की बाहों में चली जाती है। आर्या के हाथ अब राधिका की कमर पर थे और राधिका के हाथ आर्या के चेस्ट पर। राधिका जैसे ही आर्या से दूर होने की कोशिश करती है, आर्या उसे अपने करीब कर लेती है, जिससे राधिका की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। आर्या के छूते ही उसके अंदर एक हंसी दौड़ने लगी। वो आर्या की आंखों में देख रही थी, जिनमें उसे आज एक अलग ही एहसास दिखाई दे रहा था। वो अपने कांपते हुए होठों के साथ आर्या से नज़रें चुराते हुए बोली, मुझे छोड़िए, ये आप क्या कर रही हैं? आर्या की नज़रें बस राधिका के गुलाबी पंखुड़ियों जैसे होठों पर थम जाती है, जिसे देखकर उसका गला सूखने लगता है। बारिश अब और भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और हवाएं भी तेज़ चल रही थी, जिससे राधिका के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। आर्या राधिका के बालों को उसके चेहरे से हटाती है। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए उसके होंठों के करीब जा रही थी। ये देखकर राधिका तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो आर्या को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या तो जैसे कहीं खो ही गई थी और आर्या अपने होठों से राधिका के होठों को छू लेती है, जिससे राधिका एकदम वहीं ठहर जाती है। राधिका के हाथों की पकड़ आर्या के शर्ट पर कस गई थी। आर्या राधिका में खोई हुई थी, लेकिन राधिका बिना किसी रिस्पॉन्स के खड़ी थी। आर्या की इस हरकत की वजह से वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। तभी आसमान में ज़ोर से बिजली चमकी, जिससे वो दोनों ही अपने ख्यालों से बाहर आए। राधिका आर्या को धक्का देकर उसे अपने से दूर कर देती है और वो एक नज़र आर्या को देखती है और उसके बाद वो वहाँ से तुरंत भाग जाती है। आर्या राधिका को जाते हुए देखकर खुद से बोली, अब मैं खुद को तुम्हारे पास आने से और रोक नहीं सकती। मैंने बहुत कोशिश करके देख ली। अगर ये प्यार है तो प्यार ही सही। अब तक तुमने मेरी नफ़रत देखी है, अब तुम मेरा इश्क देखोगी। मिसेज़ राधिका,
वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करके बारिश को महसूस कर रही थी और उसके दिल और दिमाग में अभी जो कुछ भी हुआ वही चल रहा था। इधर राधिका भागते हुए रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। राधिका नीचे दरवाजे के सहारे बैठ जाती है। उसकी धड़कनें अब भी तेज़ थी और उसके दिमाग में वो सीन बार बार आ रहा था। ये सब क्या था? आखिर वो इनको समझ क्यों नहीं पा रही थी? क्या चल रहा था उसके दिल और दिमाग में? कभी मुझे लगता कि ये मुझसे नफरत करती हैं जितनी इस दुनिया में कोई किसी से नहीं करता होगा, और दूसरी तरफ ये सब आज जो कुछ भी हुआ ये बिल्कुल अलग है। और राधिका, तूने उन्हें रोका क्यों नहीं? लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मुझे इतना दर्द दिया, इतना परेशान किया, उन सबको मैं भूल जाऊंगी, तो ये सब उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और नफ़रत की शुरुआत हमारे रिश्ते में उन्होंने ही की थी, लेकिन इसका एंड मैं करूंगी, वो भी नफ़रत के साथ ही। हमारे रिश्ते में नफ़रत के अलावा कोई और रिश्ता नहीं आ सकता। राधिका खुद को संभालते हुए और नॉर्मल करते हुए वापस बच्चों के पास चली जाती है और धीरे धीरे ऐसे ही शाम हो जाती है। राधिका अभी भी बच्चों के साथ ही खेल रही थी। तभी एक बॉडीगार्ड उसके पास आते हुए बोला, मैम, जाने का वक्त हो गया है। तभी आर्या अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ आती है, लेकिन राधिका आर्या को बिल्कुल अवॉइड करती है। वो आर्या को एक नज़र नहीं देखती। आर्या इस बात को नोटिस तो कर लेती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि राधिका बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करेगी। वो राधिका के पास खड़ी होकर बोली, तो बच्चों, आज आप सब में बहुत मज़े किए। ये सुनकर सब बच्चे एक साथ बोले, हाँ, हमने आज बहुत मज़े किए। तभी उन बच्चों में से एक छोटी प्यारी सी बच्ची जो अच्छे से चल नहीं सकती थी, वो आर्या के पास आती है और उसे देखते ही आर्या उसे बाहों में उठा लेती है। क्या बात है, आज हमारी मूनलाइट को मुझसे क्या शिकायत है? वो बच्ची आर्या की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, नहीं दी, आज मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक सवाल है, क्या मैं इन बाकी बच्चों की तरह चल पाऊँगी? क्या इनकी तरह मैं खेल पाऊँगी? आर्या और राधिका दोनों ही उस बच्ची को ये सवाल सुनकर एक्सप्रेशनलेस हो जाते हैं। उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज थे। आर्या प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे बिल्कुल, देखना, तुम भी बहुत जल्द इन बच्चों की तरह खेलोगी और दौड़ोगी भी, बिल्कुल इनकी तरह ही मज़े करोगी। और हमारी मूनलाइट के दिमाग में ये ऐसे सवाल आते कहाँ से हैं? वो लड़की एक्साइटेड होते हुए बोली, क्या मैं सच में खेल पाऊँगी? थैंक यू सो मच दी। और इतना कहकर वो उसे हग कर लेती है। उसके बाद वो आर्या के कान में धीरे से बोली, दी, ये बहुत प्यारी हैं और उन्होंने हम सब के साथ बहुत इन्जॉय किया और हम सब ने भी उनके साथ बहुत इन्जॉय किया, लेकिन हम सब बच्चे चाहते हैं कि वो हमारे पास रोज़ आएँ और हमें सिंगिंग करना और डांस करना भी सिखाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करती हैं। आर्या ने जैसे ही सुना, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो एक नज़र राधिका को देखती है और उसके बाद वो उस बच्ची की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिलाती है। इधर राधिका बस ये देख रही थी कि आर्या बच्चों के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है और वो उनके साथ कितने अच्छे से बिहेव कर रही है कि बच्चे उसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करते हैं। कुछ देर बाद राधिका और आर्या वहाँ से चले जाते हैं बच्चों को बाय बोलकर। आर्या और राधिका दोनों ही बिल्कुल शांत थे और राधिका ने तो एक बार भी आर्या की तरफ नहीं देखा था। उसकी नज़र सिर्फ गाड़ी से बाहर थी, लेकिन आर्या की नज़र बार बार राधिका पर ही जा रही थी। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद वो लोग अपने रघुवंशी मैंशन पहुंच जाते हैं। राधिका जल्दी से गाड़ी से उतरकर सीधा रूम में चली जाती है। आर्या उसे देख गाड़ी से उतरकर खुद से बोली, मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उन सब के बाद तुम मेरा प्यार कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी, लेकिन आर्या रघुवंशी कभी हार नहीं मानती और इस रिश्ते में नफ़रत भी मैं ही लेकर आई थी और अब इश्क भी मैं ही लेकर आऊँगी। तुम्हें मुझसे जितना रूठना होगा तुम रूठ लेना, जितना मुझसे नाराज़ रहना होगा तुम नाराज़ रह लेना, और मैं तुम्हें अपने से अब दूर नहीं जाने दूँगी और तुम्हारी इस नफ़रत को मैं इश्क में बदलूँगी। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और उसके बाद वो भी अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है।
इधर राधिका चेंज करके डिनर तैयार करने लगती है और आर्या भी चेंज करके नीचे हॉल में आकर बैठ जाती है। सो गाइस, चलिए हम आज की ये स्टोरी यहीं एंड करते हैं। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके देन, टाटा, बाय बाय।